दोस्तों, पहले तो मेरा सभी को राम राम, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम एक ऐसी ही नई एक घटना ऐसी जो वाकई में आपका दिल दहला देने वाली घटना है कि एक पत्नी इस हद तक जा सकती है अपने एक पति के लिए, जो कि हम आपको सुनाने वाले हैं कि हर नया जोड़ा चाहता है, जिस शादी होती है जैसे कि पति पत्नी की, तो हर नए जोड़े की इच्छा होती है कि हनीमून जाया जाए और जो है कि हनीमून का ही प्लान बनाया जाए। तो देश के अंदर नई नई अपनी ट्रिप रखते हैं हनीमून की। कोई कहीं जाता है तो कोई गोवा जाता है, तो कोई कश्मीर जाता है, तो कोई नैनीताल जाता है। जगह जगह अपना जाते हैं, जहाँ जिसको जैसा सूटेबल लगता है वहाँ जाते हैं वो। तो होता कुछ ऐसा है कि एक ऐसी घटना है कि अपने हनीमून के रास्ते ही जाते समय कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए जान से मरवाने की योजना बनाती है। वो दोस्तों बहुत ही शॉक्ड स्टोरी है और बहुत ही खतरनाक घटना है, जो कि उस पत्नी ने कैसे प्लानिंग बनवाई। जब वो दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए जा रहे थे, तो उस पत्नी ने कैसे योजना बनवाई और अपने पति को कैसे मरवाया अपने आशिक के द्वारा। जिस आशिक से वो मोहब्बत करती थी, जिस आशिक से वो प्यार करती थी पहले से, उसके द्वारा कैसे उसकी घरवाले उसकी बिना मर्जी के दूसरी जगह शादी कर देते हैं और वो कैसे प्लानिंग करवाती है और कैसे अपने पति को वो मरवाती है। तो दोस्तों, आज हम यही आपके सामने घटना चालू करने वाले हैं। और होता कुछ ऐसा है कि यह बात महाराष्ट्र में पड़ने वाले पुणे शहर की होती है कि पुणे के ही रहने वाले होते हैं आनंद कामले, और उनकी पत्नी का नाम होता है दीक्षा। पुणे के ही रहने वाले होते हैं आनंद कामले और उनकी पत्नी का नाम होता है दीक्षा। आनंद कामले और दीक्षा अपने संबंधों को लेकर बेहद खुश थे। यह खुशी तब दुगनी हो गई जब उनका दोस्त राजेश बोबड़े और उसकी पत्नी कल्याणी बोबड़े भी इस खुशी में शामिल हो गए। होता कुछ ऐसा है कि ये लोग सुबह लगभग 9:30-10 बजे के समथिंग एक जगह हनीमून की एक ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं। हनीमून की ट्रिप पर जाने का ये लोग प्लान करते हैं, तो उसमें आनंद कामले और आनंद कामले की पत्नी दीक्षा और राजेश बोबड़े की पत्नी कल्याणी, ये 4 लोग जो है आनंद के ही घर पे आ जाते हैं। ये 2 लोग आनंद के ही घर पे आ जाते हैं, राजेश बोबड़े और कल्याणी। और राजेश बोबड़े जो है अपनी गाड़ी को लेकर आनंद कामले के घर आ जाता है। और ये जो है उस गाड़ी से 4 लोग, गाड़ी का नंबर होता है दोस्तों MHT477 मारुति सुजुकी कार होती है। ये उस कार से जो है 2 जोड़े उस कार से बैठते हैं उस कार में, और वहाँ से ये 2 जोड़े निकलते हैं वहाँ से, घर से अपने से। तो ये होता क्या है कि वहाँ से चलते हैं अपनी गाड़ी लेकर। तो कुछ दूर ही गाड़ी चलती है, लगभग ऐसे ही गाड़ी चली होगी 30 से 40 किलोमीटर के समथिंग। पंचगढ़ी के एक वहाँ पहुँचते हैं पंचगढ़ी के परसडी घाट पर जैसे ही गाड़ी इनकी पहुँचती है, आनंद काबले और इन जोड़ों की गाड़ी पंचगढ़ी के परसडी घाट पर जैसे ही पहुँचती है, तो गाड़ी में से दीक्षा कहती है आनंद से कि आनंद, मुझे कुछ उल्टी सी आ रही है। तो आनंद कहता है कि कुछ उल्टी आ रही है। तो आनंद राजेश बोबड़े से कहता है कि राजेश, जरा ऐसा है, गाड़ी को रोक दीजिएगा। तो वो राजेश गाड़ी को साइड से लगाता है, और वो होता ऐसा है कि वो जगह थोड़ी सी सकरी टाइप की होती है, थोड़ी बहुत ढलान होती है घाट के बगल में ही, पुल के बगल में जहाँ वो अपनी कार को लगा रहे थे। तो वो थोड़ा सा राजेश बोबड़े जो होते हैं वो कार को लेकर थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। और दीक्षा को उल्टी आ रही थी, तो कार रुकवाई थी आनंद ने। तो दीक्षा उल्टी करने के लिए वहाँ से उतर जाती है। दीक्षा जो वहाँ से उल्टी करने के लिए उतर जाती है, और दीक्षा जब नीचे उतरती है तो दीक्षा थोड़ा, जो आनंद काबले होता है, थोड़ा घबरा जाता है, भक्कर जाता है, और वो गाड़ी से पानी की बोतल लेके आता है और दीक्षा को वो बोतल देता है, पानी की बोतल देता है दीक्षा को। तो दीक्षा जो है पानी की बोतल को लेकर
एक पास में ही एक पुल के पास में एक पत्थर पड़ा होता है। पत्थर पर पानी की बोतल लेकर दीक्षा थोड़े मुँह पर छींटे मार रही होती है। तो जैसे ही दीक्षा वहाँ मुँह पर छींटे मार रही होती है तो थोड़ी देर बाद दीक्षा क्या देखती है कि दो बाइक वाले आकर वहाँ रुकते हैं। जहाँ ये लोग दोनों, वहाँ दीक्षा जहाँ छींटे मार रही थी, वहाँ बाइक वाले दो आकर रुकते हैं और वो दीक्षा की तरफ गौर से देखने लगते हैं। तो वहाँ आनंद पहुँचता है, आनंद वहीं पास होता है। आनंद पूछता है क्या है भाई, कैसे रुके हो यहाँ पे। तो दो बाइक वाले आनंद से जो है बदतमीजी करने लगते हैं, वहीं पे बदतमीजी करने लगते हैं कि तू ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, कुछ ऐसा ही करके कुछ थोड़ी सी बदतमीजी वो लोग करते हैं आनंद से। तो इतने में दीक्षा को थोड़ा सहन नहीं होता है और दीक्षा उनसे जो है बदतमीजी पे उतरती है। दीक्षा कहती है क्या है ये, फलां ठिकाने जाओ यहाँ से, कहाँ से आ गए हो। तो वो बाइक वाले क्या होते हैं, तेजी से दीक्षा की तरफ नज़र घुमाते हैं, दीक्षा की तरफ देखते हैं और दीक्षा की तरफ देखकर वो मित्रों क्या करते हैं, दीक्षा के हाथ मारते हैं। वो जो दीक्षा का गला था वहाँ पे हाथ मारते हैं और दीक्षा का मंगलसूत्र तोड़ लेते हैं। तो दीक्षा के थोड़ा सा नार पे थोड़ा सा दीक्षा के जख्म हो जाता है, जख्म हो जाता है। तो वहाँ आनंद कामले जो खड़ा था, आनंद पे वो सहन नहीं हुआ। तो आनंद ने उन जो डाकू जो थे, जो दीक्षा का जिन्होंने मंगलसूत्र छीन लिया था, आनंद पे सहन नहीं हुआ। तो आनंद ने फिर क्या किया, आनंद कामले ने वहीं पे, आनंद कामले उनसे लड़ता झगड़ता है और उनसे जो है अपनी कुछ भागता है वहाँ से पत्थर वगैरह उठाने के लिए। इतनी देर में वो कुछ पत्थर वगैरह उठा के मारता है तो एक धारदार हथियार होता है, कांटा होता है एक बाइक सवार के हाथ में, उस लुटेरे के हाथ में एक कांटा होता है। वो कांटे से बहुत तेज प्रहार करता है। तो राजेश के क्या होता है, वो आनंद कामले के क्या होता है कि वो सर पर वो लग जाता है, बहुत तेज कांटा लग जाता है सर पर। तो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा आगे को भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ गिर जाते हैं। इतनी देर में ही जो दीक्षा खड़ी होती है वहाँ, दीक्षा बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं बहुत जोर से दीक्षा चीखने चिल्लाने लगती है कि भाई अपनी सेल्फी में मस्त, वहाँ जो थोड़ी दूर पर ही कार जहाँ खड़ी थी उसके दूर ही वो पुल से थोड़ा घाट से नीचे उतर गए थे। तो वहाँ वो अपनी सेल्फी वगैरह में व्यस्त थे, फोटो वगैरह खींच रहे थे। राजेश बोबड़े और कल्याणी बोबड़े ये दोनों वहाँ से भागते हैं और ये देखते हैं जल्दी जल्दी। तो वो लुटेरे जो है वहीं खड़े थे। तो अब ये अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं, वो आनंद कामले को बचाने की कोशिश तो वो बाद में करने लगे। तो वो भागकर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ, स्विफ्ट की तरफ पहुँचते हैं। अब स्विफ्ट की तरफ वो जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ वो गाड़ी में बैठते हैं। तो जैसे ही दो लुटेरे फिर गाड़ी की तरफ आने लगते हैं, तो वो गाड़ी की तरफ जैसे ही आने लगते हैं तो वो उसके हाथ में धारदार हथियार होता है, उससे वो शीशे की तरफ मारता है। जो गाड़ी का शीशा होता है वो शीशे में मारता है। तो वो वहाँ से उनकी कार का शीशा फूटता है और कार का शीशा फूटने से राजेश बोबड़े और कल्याणी बोबड़े जो उस गाड़ी में बैठे हुए थे स्विफ्ट में, तो उनके सर पर जो है कांच पूरा लग जाता है। फिर भी वो वहाँ से बहुत तेज गाड़ी लेके भागता है वहाँ से। और कुछ ही देर बाद वो थोड़ा गाड़ी को लेकर आगे जाते हैं, जो घाट से ही सीधा गाड़ी को लेकर आगे वो रोड की तरफ भागते हैं गाड़ी को लेकर। तो वहाँ एक वो पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, पंचगढ़ी पुलिस स्टेशन में वहाँ पहुँच जाते हैं। पंचगढ़ी पुलिस स्टेशन में उतरकर वो गाड़ी से जल्दी जल्दी उतरते हैं, पूरा लहूलुहान हो रहा था उनका शरीर। तो वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके वो जानकारी देते हैं। तो वहाँ वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये घटना जो है जाकर, ये जो कार्य क्षेत्र है, जो परसड़ी घाट है वो थाना क्षेत्र, थाना वाई में आता है। तो वो दोनों फिर अपनी गाड़ी को वहाँ से बैक करते हैं और वहाँ से गाड़ी को मोड़ कर वो बहुत जल्दी थाना वाई क्षेत्र वहाँ से पहुँचते हैं। तो वहाँ थाना वाई क्षेत्र में जैसे ही पहुँचते हैं राजेश बोबड़े और कल्याणी, और थाना वाई क्षेत्र में पहुंचकर बयान देते हैं थाना वाई क्षेत्र में जाकर कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है वहाँ पे और हमारे दोस्त को जो है बहुत बुरी तरह से वहाँ कांटा लग चुका है। तो वहाँ होता क्या है कि विनायक सिंह ने उन दोनों के बयान नोट किए और उन्होंने तत्काल एक पुलिस की टीम वहाँ घटनास्थल पर मौके पर भेजी और वहाँ जाकर उन्होंने घटनास्थल पर भेजी और वो स्वयं अपने सहायकों के साथ सतारा अस्पताल की ओर रवाना हुए। वहाँ जाने पर पता चला कि राजेश और उसकी पत्नी के जाने के बाद वो हमलावर वहाँ से भाग गए थे। राजेश और उसकी पत्नी के जाने के बाद हमलावर वहाँ से भाग गए थे। तब दीक्षा ने किसी से सहायता मांगी और वो उसको सतारा के नाना साहेब पाटिल अस्पताल में लेकर पहुँच गई। सारी बात दीक्षा ने डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने आनंद का चेकअप किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर अस्पताल ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी थी। दीक्षा भी मामूली रूप से जख्मी थी। इंस्पेक्टर विनायक सिंह अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से मिले और आनंद को देखा तो आनंद की मौत हो चुकी थी। दीक्षा बयान देने की हालत में नहीं थी। इंस्पेक्टर डॉक्टर से बात करके थाने लौट आए। इसकी खबर आनंद के जब परिवार को मिली तो वो रोते बिलखते अस्पताल पहुँचे। पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार को, जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार को पुलिस ने सब सौंपा। यह जो मामला था वो लूटपाट से संबंधित था।
तो मौके पर दीक्षा की गवाही जरूरी थी। घटनास्थल पर पुलिस को लूटपाट जैसा कोई सूत्र नहीं मिला। दीक्षा भी थोड़ी जख्मी हो गई थी। दीक्षा की हालत कुछ सामान्य हुई तो पुलिस वालों ने उन्हें थाना वाई क्षेत्र बुलाया और दीक्षा का बयान दर्ज करना जरूरी चाहा। चूँकि मामला अब बहुत तूल पकड़ चुका था और जगह जगह और रोडों पे और जगह जगह हंगामा होने लगे। तो जो आनंद काबले थे वो आरपीआई पार्टी के पुणे शहर के उपाध्यक्ष थे। चूँकि हजारों कार्यकर्ता आरपीआई पार्टी के अब सड़कों पर उतर आए थे तो अब इसकी जांच पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि बहुत दबाव आ गया था कि अब पूरी आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके थे। तो सतारा के एसीपी संदीप पाटिल हरकत में आते हैं और डायरेक्ट जो है संदीप पाटिल पूरे में अनाउंस करते हैं और जगह जगह थाने में सूचना दे दी जाती है कि इस घटना की जानकारी ली जाए। एसीपी विनायक सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम केस की जांच में दिन रात एक करने में जुट गए। की टीम और इंस्पेक्टर का यह मानना था कि जो आनंद काबले था वह आरपीआई पार्टी का उपाध्यक्ष था। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पुलिस का यह मानना था कि आनंद आरपीआई पार्टी का उपाध्यक्ष था। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं राजनीति के चलते आनंद काबले की किसी से दुश्मनी वगैरह हो। तो उस मैटर में जब पुलिस ने पूछताछ की, कुछ आरपीआई पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा गया, उनके घर में पूछा गया, तो वहाँ पता चला कि आनंद काबले एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के और एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। तो ऐसा तो था नहीं कि उनकी किसी से दुश्मनी थी। उनकी दुश्मनी बिल्कुल किसी से नहीं थी और यह आनंद काबले के मरने में कोई हाथ नहीं था, किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं था या किसी अदर नेता का कोई हाथ नहीं था कि वो आनंद काबले को मरवाए। तो अब यह मामला सीधा पुलिस को शक गया। आनंद की जो पत्नी, जो बेहद खूबसूरत थी, आनंद की पत्नी दीक्षा, अब दीक्षा पे सीधा जाता है। दीक्षा पे सीधा शक गया और विनायक सिंह इसकी जांच में दोबारा से जुटे। तो विनायक सिंह ने रिसर्च किया तो विनायक सिंह ने उन्होंने ये सोचा कि दाल में कुछ काला है। तो जो दीक्षा होती है, दीक्षा पर विनायक सिंह को शक जाता है। और तो क्योंकि पुलिस वालों को एक शक इस कारण से भी होता है, वो लुटेरे ने आनंद पे वार किया, आनंद काबले को मारा, आनंद काबले के सर पर कांटे से वार किया। जब वो लूटने के इरादे से आए थे तो उनको दीक्षा को मारना चाहिए था। दीक्षा का सिर्फ वो मंगलसूत्र लेकर भाजे और उन्होंने दीक्षा के बहुत ज़्यादा वार नहीं किया। नॉर्मली थोड़ा सा ही जख्म हुआ था दीक्षा के, ज़्यादा दीक्षा के जख्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही दीक्षा के जख्म हुआ था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मारते दीक्षा को मारते। अगर लूटने के इरादे से आए होते, तो अगर वो लूटपाट वाले होते तो उन्होंने आनंद पे इतना तेज़ी से वार किया और आनंद के सर पर इतनी तेज़ी से कांटा मारा, तो उससे सीधा शक दीक्षा पर। और कहीं वहीं देखा जाता है कि पूरा आनंद काबले का जो पूरा परिवार था वो वहाँ दुख में डूबा हुआ था, शोक में डूबा हुआ था। पूरे परिवार के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहीं पुलिस वालों का शक दीक्षा पे जाता है। तो दीक्षा 7 दिन की दुल्हन थी, क्योंकि शादी को भी 7 से 8 दिन ही हुए थे। तो दीक्षा के चेहरे पर वो दुख के भाव नहीं थे, दीक्षा के चेहरे पर वो दुख के भाव नहीं थे। तो सीधा शक जाता है। अब वो दीक्षा के लिए वहाँ इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि तुमको थाने बुलाया गया है। 2 पुलिसकर्मी वहाँ गाड़ी लेकर आते हैं घर पे, आनंद काबले के, और दीक्षा को लेकर जाते हैं। तो दीक्षा जैसे ही पहुँचती है तो क्राइम ब्रांच की टीम और इंस्पेक्टर विनायक सिंह जब दीक्षा का बयान दर्ज करते हैं दोबारा से, तो दीक्षा थोड़ी घबरा जाती है और वो दीक्षा से कड़ाके से पूछते हैं। तो दीक्षा सारा कुछ उगलने लगती है, दीक्षा सारा कुछ बता देती है, दीक्षा अपना गुनाह स्वीकार कर लेती है। तो हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि यह कहानी जो दीक्षा की है, यह बहुत, ये घटना के पीछे की बड़ी लंबी स्टोरी थी। 24 वर्षीय दीक्षा दिखने में काफ़ी सुंदर थी और जो दीक्षा की तरफ देखता था वो उसकी तरफ खिंचा चला आता था। मगर जाने क्या हुआ कि जिसकी तरफ दीक्षा खुद ही खिंची चली गई, जो दीक्षा की तरफ देखता था वो दीक्षा की तरफ खिंचा चला आता था। मगर जाने क्या हुआ कि दीक्षा जिस बंदे की तरफ खुद ही खिंचकर चली गई थी, वो व्यक्ति था निखिल। वो व्यक्ति था निखिल मलेकर था। वो उसके स्कूल का दोस्त था। 26 साल का निखिल पुणे चिखली गांव का रहने वाला था। उसके पिता पुणे के एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और निखिल मलेकर का जो परिवार था उसमें निखिल मलेकर अपने परिवार में अकेला था और परिवार के लोग निखिल मलेकर से बहुत लाड प्यार करते थे और वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का भी था। जो निखिल था वो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का था, जो वो चाहता था वो परिवार से अपनी बात मनवा लेता था। तो कुछ ऐसा ही होता है कि ये दीक्षा और
निखिल मलेकर, इनके दोनों के जो गांव थे वो पास पास में ही थे। इन दोनों के, दीक्षा और निखिल मलेकर के दोनों के पास गांव पास पास में ही थे। तो ये इनका स्कूल जाने का रास्ता भी एक ही रास्ता था, क्योंकि इनके गांव आसपास थे, तो इनका स्कूल जाने का भी एक ही रास्ता था। तो वहीं ये दोनों लोग डेली स्कूल जाते थे। तो वहीं निखिल की दोस्ती हो जाती है दीक्षा से। और जो भी स्कूल के भी जो प्रोग्राम होते थे, धार्मिक प्रोग्राम होते थे, पिकनिक पर जाना होता था, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो उनमें दीक्षा और निखिल दोनों साथ ही रहते थे और ये साथ ही इन प्रोग्रामों में भागीदारी निभाया करते थे। तो इनकी बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। ये दोस्ती देखते देखते कुछ समय स्कूल में ही बहुत गहरी पहुंच गई थी। अब इस दोस्ती ने ऐसा रूप लिया कि एक दिन दीक्षा और निखिल ऐसे ही बैठे हुए थे, स्कूल से आके वो एक पार्क में बैठे हुए थे। तो अब ये दोनों लोग बात करने लगते हैं कि निखिल मलेकर कहता है दीक्षा से कि दीक्षा मुझे तुमसे शादी करनी है। निखिल दीक्षा से कहता है कि दीक्षा मुझे तुमसे शादी करनी है। तो दीक्षा कहती है ठीक है निखिल, मैं भी तुमसे जो है बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो ये दोनों शादी के लिए विचार बुनाने लगते हैं, दोनों शादी के लिए विचार बनाने लगते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ चलता रहता है, इनका काम चलता रहता है। आज ये बात ख़त्म हो जाती है। एक दिन जो है निखिल दीक्षा से बहुत ज़बरदस्ती करने लगता है कि दीक्षा मुझे तुमसे शादी करनी है और ये है वो है फलाना ठिकाना। क्योंकि दीक्षा के पिता जो थे वह एक बहुत ही धार्मिक टाइप के व्यक्ति थे और गांव में उनकी बहुत ही अच्छी छवि थी। उनके गांव में, दीक्षा के पिता की गांव में बहुत अच्छी छवि थी। तो दीक्षा को पता था कि अगर मैं ऐसे शादी करूंगी तो मेरा पिता पे बहुत ठेस पहुंचेगी, परिवार को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो होता क्या है कि दीक्षा ये कहती है कि निखिल मेरे परिवार के जो है लोग, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने घर में पूछती हूँ। तो दीक्षा जो है अपने पिता से पूछती है तो पिता फट दीक्षा से मना कर देते हैं, तुरंत दीक्षा से मना कर देते हैं कि नहीं ऐसे शादी नहीं करनी है और ये है वो है, हम अपनी तो बहुत सारी बातें दीक्षा के पिता दीक्षा से कहने लगते हैं कि मुझे ऐसे शादी नहीं करनी है, ये है वो है। तो वो दीक्षा कुछ दिनों से, बहुत दिनों से दीक्षा उदास रहने लगती है। दीक्षा जो है निखिल से बहुत ही कम मिलना जुलना कर देती है, बहुत कम निखिल से दीक्षा मिलना जुलना करती है। अब होता क्या है कि इस संबंध में निखिल भी थोड़ा सा उस चीज़ को बड़ा सोचता है कि ऐसा जाने क्या हुआ कि मेरे से दीक्षा मिलना जुलना कैसे कम कर देती है। तो निखिल ऐसे ही कुछ समय ऐसा होता है, निखिल घूमता हुआ दीक्षा के गांव की तरफ ही पहुंच जाता है। जब दीक्षा के गांव की तरफ ही निखिल पहुंच जाता है तो वहाँ दीक्षा उसे गांव के ही कोने पर जो है खड़ी दिख जाती है। वहाँ से क्या होता है कि सीधा ये दीक्षा से पूछता है कि बात क्या है, कैसे आप मेरे से मिलना जुलना जो है बंद कर दिया है, कैसे थोड़ा सा तुम मेरे से कटने लगी हो। तो दीक्षा साफ साफ अक्षरों में कहती है कि मेरे पिता ने बिल्कुल मना कर दिया है और वो ये है वो मेरी शादी आप निखिल तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते। मैंने उन्हें हर तरीके से समझाया है, फिर भी निखिल दीक्षा पर थोड़ा नाराज़ होता है और कहता है कैसे मना कर दिया और ये है वो है फलाना ठिकाना। तो निखिल प्रेशर करने लगता है कि मैं जाऊँगा, शायद हो सकता है कि दीक्षा तुम्हारे परिवार वाले जो हैं वो मेरी बात मानने लगें, तुम्हारे जो परिवार वाले हैं दीक्षा हो सकता है मेरी बात मानने लगें। दीक्षा उनको समझाती है कि मेरे परिवार वाले जो है निखिल तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें दीक्षा उससे कहती है। फिर भी निखिल थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है तो निखिल दीक्षा की नहीं मानता है। निखिल क्या करता है, वहाँ से निखिल सीधा दीक्षा के घर पहुँच जाता है। दीक्षा के सीधा उसी गांव में होता है तो सीधा वो घर पहुँच जाता है उनके पापा के पास और उनके हाथ पैर जोड़ने लगता है, उनसे कहने लगता है कि मुझे दीक्षा से शादी करनी है, ये है वो है फलाना ठिकाना। और होता क्या है निखिल के साथ, निखिल को वहाँ से परिवार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। धक्के मारकर जो है निखिल को वहाँ से परिवार से बाहर निकाल दिया जाता है जब निखिल उनसे करने लगा गुहार वगैरह। तो अब इस संबंध में ही ये सारी चीज़ें देखते हुए दीक्षा के इन कदमों को और इस तरीके से निखिल का घर में आना और इस तरीके से दीक्षा का प्रेशर करना, ये सारी चीज़ें देखते हुए दीक्षा के घर वाले बहुत ही चिंता में आ जाते हैं और वो दीक्षा के लिए एक वर ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। वह दीक्षा के लिए एक वर ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं और कुछ दिनों में वह दीक्षा के लिए वर ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने पुणे में ही एक जगह पड़ती है मंजाट नगर में रहने वाले 30 वर्षीय आनंद कामले को दीक्षा के पिता ने जो है वर ढूंढ लिया दीक्षा के लिए। आनंद से दीक्षा की शादी तय कर दी। 30 वर्षीय आनंद एक बहुत ही अच्छा व्यवहारिक लड़का था
आनंद कामले, जो और आनंद के पिता गांव के प्रतिष्ठित काश्तकार भी थे। आनंद का गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाने का काम था। उनकी आर्ट्स के नाम से दूसरी दुकान भी थी। तो उनका पूरा परिवार था। 26 मई 2018 को दीक्षा और आनंद की शादी होती है। विवाह में सब बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आते हैं। काफ़ी आनंद के आरपीआई पार्टी के भी बड़े बड़े आरपीआई पार्टी के अध्यक्ष वगैरह और सारे प्रतिष्ठित शहर के लोग आते जाते हैं। बहुत धूमधाम से आनंद की शादी होती है। अब शादी होने के ही 1-2 दिन बाद पूरा परिवार में खुशी का माहौल था और आनंद जो भी है आनंद भी खुश में थे और पूरा परिवार खुश था। आनंद के पूरे घर वाले खुश में ही थे। तो वहीं कुछ ऐसा लगा कि कुछ दीक्षा थोड़ी सी इतनी खुश नहीं दिख रही थी। दीक्षा के चेहरे पर वो खुशी का भाव नहीं था, जो अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों में होता है। जब शादी होती है तो खुशी का भाव बहुत होता है लड़कियों में। वो दीक्षा के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं था। तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं और दीक्षा आनंद कामले के घर वाले आनंद से कहते हैं कि बेटा ऐसा है, आनंद नई बहू है, कहीं ऐसा है घुमा फिरा ले आओ कहीं इस नई बहू को, तो बढ़िया थोड़ा सा आप दोनों घुल मिल जाओ, जिससे कि बढ़िया तरीके से आपका संबंध आगे बरकरार रहे। तो आनंद ऐसा ही सोचता है। आनंद कहीं घुमाने फिराने का प्लानिंग करने लगता है। तो ऐसे ही राजेश बोबड़े की पत्नी भी आनंद बोबड़े और इनके जोड़े के साथ हो लेते हैं और राजेश बोबड़े अपनी सुबह गाड़ी लेकर आ जाता है और ये दोनों जोड़े जो है यहाँ से सवार होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं से दोस्तों शुरू होता है ये आनंद की मर्डर मिस्ट्री कि आनंद के साथ वो घटना कैसे हुई। वहीं होता क्या है, जब ये यहाँ से जैसे ही निकल रहे थे, यहाँ से अपने घर से निकल रहे थे ये, तो दीक्षा ने जो है निखिल मलेकर को फ़ोन लगा दिया था और निखिल मलेकर उसी दिन जिस दिन ये हनीमून की ट्रिप पर जा रहे थे, उसी दिन होता क्या है कि उनको फ़ोन लगा दिया था निखिल को। और निखिल को यह बहुत जानकर गुस्सा हुआ कि जो मेरी जो प्रेमिका है और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो आज किसी दूसरे के साथ हनीमून की ट्रिप पर जा रही है, तो उससे ये सहन नहीं हुआ। तो वो उसी दिन पंचगढ़ी आ गया। और जैसे ही ये घर से निकलते हैं तो गाड़ी जैसे इनकी चलती है तो दीक्षा जो है निखिल मलेकर को पल पल की जानकारी देने लगी थी कि गाड़ी यहाँ आ गई। और जैसे ही दीक्षा बहाना करने लगी उल्टी का, दीक्षा ने जो बहाना किया था उल्टी का दीक्षा बहाना करती है और दीक्षा गाड़ी से बाहर आती है। तो इतने में ही बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश वहाँ आ जाते हैं और 10-15 मिनट में उस घटना को अंजाम देते हैं और फिर वहाँ से एकदम फरार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुलिस पूछताछ करती है दीक्षा से और फिर दीक्षा सब कुछ बताती है। इसमें निखिल का हाथ होता है। निखिल को पुणे के ही एक जगह होती है चिंदवाड़ी, वहाँ से निखिल को जो है पकड़ लिया जाता है और निखिल से और दीक्षा से जब इन दोनों से पूछताछ होती है तो ये अपनी पूरी योजना बताते हैं कि कैसे हम स्कूल में दोस्त थे और किस तरीके से हमने इस घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से आनंद कामले को मौत के घाट उतारने तक इन्होंने योजना अपनी बनाई। और फिर क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम इनको न्यायिक हिरासत में भेज देती है और फिर इन दोनों को जो है जेल होती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस घटना का जो है समापन होता है। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी से मेरा निवेदन है कि लक्की नाम से चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।